भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अक्टूबर की बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फरवरी 2023 से आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि होम लोन दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि आरबीआई ने रुख को बदलकर न्यूट्रल कर लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत और स्थिर है। विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर अब तक के अपने शिखर पर है। हालांकि बदलती वैश्विक परिस्थितियों को लेकर थोड़ी चिंता बरकरार है। The Indian economy presents a picture of stability and strength. The balance between inflation and growth is well poised. India's growth story remains intact. Inflation is on a declining path, although we still have a distance to cover. The external sector demonstrates the strength of the economy. Forex reserves are scaling new peaks. Fiscal consolidation is underway. The financial sector remains sound and resilient. Global investor optimism in India's prospects is perhaps at its highest ever. We are, however, not complacent. I repeat, we are not complacent, especially amidst the rapidly evolving global conditions. आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसी सेक्टर को आड़े हाथों लिया। एनबीएफसी सेक्टर को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है। कुछ एनबीएफसी, एमएफआई और एचएफसी ज्यादा रिटर्न के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर उन्होंने खुद से सुधार नहीं किया तो आरबीआई सख्त कदम उठाने से नहीं झिझकेगा। NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances. The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. इकोनॉमी में है कोई चिंता की बात या फिर सब कुछ है ठीक ठाक? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब बात करेंगे बाजार की। क्रेडिट पॉलिसी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली दिखी। बाजार बढ़त के बाद ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 168 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 31 पॉइंट फिसला। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे किन शेयर्स में गिरावट रही और कहां तेजी दिखाई दी? देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी मार्केट ब्रेथ रही और निफ्टी गेनर्स की बात करें तो सिप्ला और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी रही। इसके अलावा टाटा मोटर्स और एसबीआई जैसे काउंटर्स में भी 2-2% की आपने मजबूती देखी। लूजिंग साइड पे अगर आप जाएं तो आईटीसी, नेस्ले जैसे एफएमसीजी काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली हावी रही और ऑयल एंड गैस सेक्टर से ओएनजीसी और रिलायंस जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपने देखी। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट काफ़ी शानदार था। अगर हम पेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिजल्ट्स जो आने वाले हैं कुछ ही हफ्तों में, उसके पहले स्टॉक में 4 से 5% की मजबूती। एमआरएफ, ओरेकल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर में भी अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल रहा। लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस, एसीसी, सुंदरम फाइनेंस और बीएससी लिमिटेड जैसे काउंटर्स रहे जहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रही, लेकिन ओवरऑल मिड कैप्स के लिए अच्छा दिन आज का साबित होता हुआ नजर पड़ा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े आईपीओ की। हुंडई मोटर का करीब 28,000 करोड़ का आईपीओ 15 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। इसकी सीधी टक्कर मारुति से है। तो किसमें कितना है दम, बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। अगले हफ्ते मंगलवार को यह आईपीओ खुलने जा रहा है और बेसिक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 14.21 करोड़ शेयर्स का प्योरली ऑफर फॉर सेल। अपर एंड प्राइस बैंड का 1960 रुपए
और अगर सक्सेसफुली इस अपर एंड पे पैसे मोबिलाइज कर लिए तो 27,850 करोड़ रुपए ये मोबिलाइज कर रहे होंगे। और जैसा आपने पहली प्लेट देखी थी, अब तक की अपने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ। टॉप 5 आईपीओ आज तक की स्क्रीन पर रख दिए हैं। Hyundai 27,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। LIC इससे पहले 20,500 करोड़ रुपए जुटा चुका है। पेटीएम ने 18,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। कोल इंडिया 15,500 और GIC ने करीब 11-12,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे। तो बाय फार सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और 2 फ्रंट रनर्स हैं दरअसल भारत की पैसेंजर व्हीकल स्पेस के, पीवी स्पेस के, और दोनों दिग्गज कंपनीज। तो बट ऑब्वियस था, सबके जहन में आएगा कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस खड़ी है इन दोनों की। मारुति सुजुकी, Hyundai, एक देश की नंबर 1, दूसरी नंबर 2 ऑटो मैन्युफैक्चरर। मैंने कुछ साइज टटोले हैं। FY24 Hyundai का पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर के डिटेल्स है उनके RHP में, तो उसी को प्रीमाइज बना के चल रहे हैं ना। डायरेक्टर साहब पिछली प्लेट उठाइएगा। और उसमें कुल बिक्री मारुति की थी 18.5 लाख व्हीकल्स, Hyundai की 6-6.25 लाख व्हीकल्स है। 2.25 टाइम्स मारुति सुजुकी इससे बड़ा है। प्लेट फ्लिप कर दीजिएगा। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे 1,41,000 करोड़ रुपए अगर किसी मारुति सुजुकी की FY24 की आय थी, 70,000 करोड़ रुपए की Hyundai की, 2 टाइम्स ज्यादा बड़ा मारुति सुजुकी आपको नजर आएगा। लाइकवाइज प्रॉफिटेबिलिटी में 2.25 टाइम्स मारुति बड़ा है। पर क्योंकि Hyundai का जो पोर्टफोलियो मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, SUVs का तड़का और एक्सपोर्ट का ज्यादा तड़का है, मार्जिन्स इसके नेट लेवल पे मारुति सुजुकी से बेहतर फेयर करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अब प्राइस बैंड सामने आ चुका है। FY24 पे EPS रख दिए दोनों के मैंने, इसका अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड और इसका मौजूदा भाव रखा, और ये देखिए वैल्यूएशन कंपैरिजंस। मारुति 29.6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, Hyundai करीब 26 टाइम्स अवेलेबल। और शायद इसको देख के लग रहा है जस्ट प्राइसिंग। मारुति के साइज, स्केल, भारतीय बाजारों को पकड़ को देखते हुए एक स्लाइट प्रीमियम तो शायद कमांड करना बनता था। ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ कंज्यूमर मंत्रालय जल्द एक्शन ले सकता है। कंपनी के खिलाफ 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ओला के खिलाफ शिकायतों की भरमार है। अब तक कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। और जब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने इन शिकायतों को रिजॉल्व करने की कोशिश की तो कंपनी से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला है। अब सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अब उसके ऊपर क्लास एक्शन लेने की तैयारी है। अब ये भी बता दूं कि क्लास एक्शन क्या होता है। जब कंपनी बहुत सारे कंज्यूमर्स की शिकायतें होती है तो सरकार उनकी तरफ से उनकी शिकायतों को इकट्ठा करके कलेक्टिवली लड़ाई लड़ती है, तो और कंपनी से डैमेजेस क्लेम करती है। सरकार ऐसा एक्शन पहले भी ले चुकी है। कोविड के दौरान बहुत सारी एयरलाइंस ने टिकट कैंसिल कर दिए थे और जो उपभोक्ता थे उनके टिकट को रिफंड करने से मना कर दिया था। लेकिन सरकार ने कार्रवाई करते हुए एयरलाइन से कंज्यूमर को 1400 करोड़ रुपए के आसपास का रिफंड दिलाया था। तो अब सरकार ये क्लास एक्शन सूट के तहत कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कंपनी सरकार जो है इसके तहत कंपनी से सभी कस्टमर्स के लिए कलेक्टिवली डैमेजेस का क्लेम करेगी। तो शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हरियाणा में जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद हार के बाद कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर आ गई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आम आदमी पार्टी और शिवसेना UBT ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया उसमें जरूर बदलाव होता। आपने विधानसभा के चुनाव में
मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। हमको कुछ समझते ही नहीं थे। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत भी कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। आगे लिखा है कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को बड़ी परियोजनाओं का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज समेत भारतीय कौशल संस्थान और विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डेवलपमेंट और शिरडी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने लोगों को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवा के भ्रामक विज्ञापनों पर आयुष मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कंपनियों को दवा के फायदों पर झूठे दावों से दूरी बनाने की सलाह दी है। साथ ही दवा के लेबल चिकित्सक की देखरेख में ही लेने की एडवाइजरी जारी की गई है। तो इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। अभी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी आयुर्वेदिक, सिद्धि या यूनानी दवाएं शुगर और बीपी जैसी बीमारियों को जड़ से मिटाने का दावा करती हैं। तो इसको लेकर के अब आयुष मंत्रालय ने काफी सख्ती दिखाई है। आयुष मंत्रालय ने सभी दवा कंपनियों को चेतावनी जारी की है कि अपने आप जो अभी दवा का विज्ञापन दे रहे हैं उसमें झूठे दावे ना करें, ना ही ये बताएं कि एक मैजिकल ड्रग है जो रातों रात आपको ठीक कर देगी। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि अगर आप दवा बेच रहे हैं तो उसके लेबल पर आपको कहना होगा कि इसकी ये जो दवा है आप इसको किसी चिकित्सक की देखरेख के अंदर ही ले। तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आप खुद अपनी बीमारी का कोई भी डायग्नोस ना करें और ना ही उसके अपने आप खुद से दवा लें। अगर कोई आपको कोई बीमारी है तो पहले उस पर चिकित्सक से सलाह कर ले। अगर आपको कोई भी ऐसे भ्रामक विज्ञापन दिखाई देते हैं जहां पर भी कोई दावा बड़ा बड़ा किया जाता है आयुर्वेदिक दवा के द्वारा, तो आप इसकी शिकायत राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कर सकते हैं। आप आयुष मंत्रालय से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो आयुष की दवाओं की सही इस्तेमाल की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो देखना मत भूलिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईसीएमआर और पनेशिया बायोटेक देश में डेंगू वैक्सीन बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पनेशिया बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश जैन ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में डेंगू वैक्सीन और फार्मा सेक्टर में नए डेवलपमेंट्स पर क्या कुछ कहा। करीब 400 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है उस ट्रायल के प्रोटोकॉल के तहत जो भी एक कार्रवाई है, और हम ये समझते हैं कि इस ट्रायल में 19 साइट्स पे पूरे भारतवर्ष में ये ट्रायल हो रही है
और करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन एज़ पर जो भी प्रोटोकॉल है अप्रूव्ड बाय DCGI वो दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये मार्च 25 तक ये ट्रायल एटलीस्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि कब हम इसकी एफिकेसी वैक्सीन की दिखा सकेंगे। अभी जो फोकस कंपनी का दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट पर दिखाई दे रहा है और खास तौर पर अब बच्चों के लिए आप न्यूट्रिशन से जुड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका ब्रांड नेम चिलरन है, चिलरन। उसके अंदर 37 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो खाने में बच्चों के होने चाहिए, जो उनकी फिजिकल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी बोन हेल्थ का ध्यान रखे। फार्मा और मेडटेक सेक्टर में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में फार्मा सचिव अरुनीश चावला ने बताया कि अगले 2 साल में PLI स्कीम के तहत 50 नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। तो हमारा ट्रेड बैलेंस अब न्यूट्रल हो गया है। फॉर्मुलेशंस में और फिनिश्ड ड्रग्स और मेडिसिन्स में हम ऑलरेडी कंप्लीट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और पिछले साल हमने जितनी दवाएं हमारे अपने देश में निर्मित की थी उससे 50% से अधिक जो है हमने उसको एक्सपोर्ट या निर्यात किया था। और मेडिटेक इंडस्ट्री में भी कंज्यूमेबल्स में हम ऑलरेडी जो है इस साल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से बेटर है और बाकी मेडिकल डिवाइसेस में भी PLI योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में निर्माण या प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है। इनमें से अधिकांश जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडियन हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो विदेशी हैं, लेकिन उन्होंने मेक इन इंडिया में भरोसा जताया है और हमारे देश में प्लांट्स लगाए हैं। मर्सिडीज बेंज ने भारत में मर्सिडीज बेंज ई क्लास सेडान को लॉन्च कर दिया है। ई क्लास की शुरुआती कीमत 78.5 लाख रुपए है और इसे एक पावरफुल वर्जन E450 में भी लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत 93 लाख से ज्यादा है। तो क्या कुछ है खासियत इस कार में, बता रहे हैं कुमार संजय। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नवरात्रि की धूम। गुजरात समेत पूरे देश में गरबा की धूम है। पिछले कुछ सालों में मोहल्ला और सोसाइटी गरबा का चलन भी तेजी से बढ़ा है। देखिए अहमदाबाद की एक सोसाइटी के गरबा राज की झलक। अहमदाबाद की कासा व्योमा सोसाइटी में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आजकल गरबा के रस में रमे हुए हैं। सोसाइटी एक परिवार की तरह 9 दिन गरबा का आयोजन कर रही है। त्योहार पर पार्टी के बदले गरबा खेलने में सबको आनंद आ रहा है। हम यहाँ पर ये कासा व्योमा सोसाइटी है और हमारे इस कासा व्योमा सोसाइटी में हर त्योहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि की तो बात ही अलग है। पूरा परिवार मिलके मनाता है यहाँ पर और जो बाहर मजा नहीं आएगा वो मजा कासा के अंदर आता है और पूरा परिवार, हर एक घर अपने परिवार के साथ यहाँ पर उतरता है और पूरा तरीके से एंजॉय करता है। हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है और बाहर जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक होती है, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कासा व्योमा सोसाइटी की खास बात यह है कि यहाँ गुजराती पारंपरिक गीतों पर गरबा होता है और माहौल पूरी तरह पारिवारिक होता है। हम ये सोसाइटी में 2018 से मतलब आज 6 साल हो गया, 6 साल से आयोजन कर रहे हैं और खास करके हमारा मीनिंग ये रहता है कि सब एक परिवार जैसे एक साथ में सोसाइटी में खेले, क्योंकि आजकल के जो माहौल है बाहर का, हमारी बच्ची या जितनी भी बच्ची आए, छोटी बच्ची आए, बड़ी है, सब हमारे बीच में गरबा खेले, ऐसा हमारा एक आयोजन है। और हम 6 साल से, पहले 200 लोग थे, अभी 700-800 लोग हमारे गरबे में प्लान कर रहे हैं और हर नया दिन में नया ऑर्केस्ट्रा के साथ हमारा प्लान होता है। सामूहिक गरबा गुजरात के गांव की खासियत रही है। अब शहर की सोसाइटीज में भी ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। मोहल्ला और सोसाइटी के गरबे का चलन फिर से तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टी प्लॉट में युवा अकेला होता है
जबकि यहाँ पूरे परिवार के साथ वो गरबा कर सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।